बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था रिव्यू एक्सरसाइज 1B को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए थे डिटेल से। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 है अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर। एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर कर सकती है 200 आइटम्स इन अ डे। एक दिन में 200 आइटम्स बना सकती है यूजिंग 10 मशीन्स, 10 मशीन्स इस्तेमाल करके। हाउ मैनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग 14 मशीन्स इन 4 डेज। अगर 1 की बजाय 4 दिन हो जाए, यानी कि 1 की बजाय 4 दिन हो जाएं और 10 की बजाय 14 मशीन्स हो जाएं, देन कितने आइटम्स मैन्युफैक्चर होंगे। ओके जी, तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन आप देख लें। यहाँ पर आपको जो जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें आप इस तरह से रेशो में लिख लें। आइटम्स गिवन थे, मशीन्स गिवन थी एंड डेज गिवन थे। यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिख लें। 200 आइटम्स बन रहे थे, 10 मशीन्स थी, एक दिन में बन रहे थे। और अब हमने बताना है कि कितने आइटम्स बनेंगे। तो उस जगह पे आपने लिख लेना है, जो चीज़ फाइंड करनी हो वहाँ पर आपने लिख लेना है एक्स वाई। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यानी कि कितने आइटम्स बनेंगे वहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। अगर मशीन्स 14 हो गई हैं एंड दिन 4 हो गए हैं, तो इस तरह से आपने जो जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको आपने इस तरह से रेशो बना के लिख लिया है। अब हम देख लेते हैं इनके एरोज़ किस तरह लगाएंगे। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ का आपस में रिलेशन है, यानी कि कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एरोज़ देख लेते हैं। एक्स वाला एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही होता है, यानी कि जो अमाउंट हमने फाइंड करनी हो एक्स वाली, तो उसका एरो हमने नीचे से ऊपर लगाना है। बाकी वैल्यूज़ का एरो देख लेते हैं। तो बारी बारी चेक करेंगे कि आइटम्स का मशीन्स के साथ एंड इसी आइटम्स का डेज के साथ क्या रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन में है तो एरो नीचे से ऊपर रखेंगे, अगर इन्वर्स रिलेशन में है तो एरो ऊपर से नीचे रखेंगे। तो बारी बारी हम देख लेते हैं इस आइटम्स का मशीन के साथ। अभी आप इस डेज को स्किप कर दें, आप समझें कि आपके पास 2 ही क्वांटिटीज़ हैं, आइटम्स एंड मशीन्स हैं। यानी कि 10 मशीन्स 200 आइटम्स बना रही हैं, तो 14 मशीन्स कितने आइटम्स बनाएंगी। ज़ाहिर है मशीन ज़्यादा हो गई हैं तो ज़्यादा आइटम्स बनेंगे। अब वो कितने ज़्यादा बनेंगे वो हम देख लेंगे बाद में। यानी कि पहले मशीन्स कम थी, आइटम्स 200 थे, हमने मशीन्स बढ़ा दी, 14 कर दी 10 से, तो ज़्यादा ही आइटम्स बनेंगी। यानी कि मशीन्स के बढ़ने से आइटम्स भी बढ़ रहे हैं, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर रखना होता है, तो इसका एरो नीचे से ऊपर ही आएगा। अब इस डेज़ का भी आइटम्स के साथ रिलेशन देख लेते हैं। डेज़ का अब देख लेते हैं। अब आप इस मशीन्स को स्किप करते हैं। डेज़ का देख लें, एक दिन में 200 आइटम्स बन रहे हैं, तो 4 दिन में कितने आइटम्स बनेंगे। ज़ाहिर है दिन बढ़ गए हैं, दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो आइटम्स भी ज़्यादा ही बनेंगे। यानी कि दिन बढ़ाने से आइटम्स भी बढ़ गए। अब वो कितने बढ़ेंगे वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर रखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। एक्स वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। एक्स से स्टार्ट हो रहा है एरो x/200, तो x/200 लिख लेंगे। बीच में हमने इक्वालिटी का साइन डालना होता है एंड बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे लिखना होता है। अब ये 14 से 10 पे जा रहा है, 14 to 10, तो हमने 14 ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब इस वैल्यू को लिख लेना है 4 से 1 तक, तो 4/1। अब ये 200 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे हम इसको ले आएंगे क्योंकि हमने ये एक्स फाइंड करना है, तो एक्स को यहाँ रहने देंगे एंड 200 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब 200 यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी की एक साइड पे अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाती है, अगर ऐड हो रही हो तो दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट, या अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो दूसरी साइड पे आके ऐड हो जाती है। ये रूल आप होप कि छोटे क्लासेस से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, अब आपको इन सब चीज़ों की ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, तो मैंने सोचा आपको फिर भी बता दूं कि बाज़ औक़ात इंसान भूल जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब 200 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया तो देखेंगे जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। अब देखें ये 5 इस 200 को कैंसिल कर देगा। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 एंड ये वाला 0 बच गया एज इट इज़। ठीक है, तो अब नीचे दोनों जगह 1 रह गया, नीचे वाली वैल्यूज़ ख़त्म होगी, 1 1 आ गया एंड ऊपर हमारे पास 42 एंड 14 बच गया, यानी कि 14 × 2 × 40। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 2 ज़ा 28 मल्टीप्लाई ये 40 एज इट इज़, तो 28 आ गया। मल्टीप्लाई जब इसको 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1120, यानी कि 1120, यानी कि 1120 आइटम्स बनेंगे। ठीक है, उसी सेम मशीन से ये 1120 आइटम्स बनेंगे अगर 14 मशीन हो और वो 4 दिन काम करे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है
1120। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़, यानी कि ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन ही है। 25 लेबरर्स कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स इन 18 डेज। लेबरर्स गिवन है, रूम्स गिवन है एंड डेज गिवन है। 25 लेबरर हैं, 5 रूम्स बना रहे हैं 18 दिनों में। इन हाउ मैनी डेज, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, डेज फाइंड करना है। तो डेज की जगह पे हमने बाद में एक्स लिखना है। कैन 10 लेबरर्स हैं, कंप्लीट 10 रूम्स, 10 रूम्स कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ सेम साइज। अगर साइज सेम है देन वो कितने दिन में कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी सोल्यूशन को देख लें। रेशो बना लें, आपको जो जो क्वांटिटीज़ गिवन हैं उनकी रेशो बना लें इस तरह से। लेबरर्स, रूम्स एंड डेज। 25 लेबरर्स थे, 5 रूम्स बना रहे थे 18 डेज़ में। तो अगर लेबरर्स 10 हो गए, रूम्स 5 की बजाय 10 बनानी है एंड वो कितने दिन में बनाएंगे। तो अब हमने उस डेज़ की जगह हमने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। तो अब हम एरो देख लेंगे, इसका एरो किस तरह लगाना है। एक्स वाला एरो तो हमेशा नीचे से ऊपर आएगा। इन दो क्वांटिटीज़ का एरो देख लेते हैं। तो बारी बारी हम क्या करेंगे, इस एक्स वाली क्वांटिटी के साथ हमने चेक करना होता है कि ये किस रिलेशन में है, डायरेक्ट में है या इन्वर्स में है। डायरेक्ट में होंगे तो एरो नीचे से ऊपर, एंड अगर इन्वर्स में होंगे तो ऊपर से नीचे एरो लगाएंगे। तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस लेबरर का डेज़ के साथ रिलेशन देख लेते हैं। 18 दिन में 25 लेबरर्स 18 दिन में वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर लेबरर कम हो जाएं, ठीक है, 25 से 10 हो जाएं तो कितने दिन लगेंगे। जाहिर सी बात है, लोगों के लेबरर्स के कम होने से दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, लोग कम हो गए ना काम करने वाले, तो ज़्यादा दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। यानी कि लेबरर्स के कम होने से दिन का बढ़ जाना, यानी कि एक क्वांटिटी कम होने से दूसरे का बढ़ना, उल्टा काम करना। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। एंड इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो ऊपर से नीचे लगाना होता है। तो ये ऊपर से नीचे को लगेगा। अब हम रूम का रिलेशन देख लेते हैं इस डेज़ के साथ। ठीक है, तो अगर 5 रूम्स बनानी है 18 डेज़ में बन रहे हैं, तो अगर रूम्स 5 की बजाय 10 बनाने हों तो कितने दिन में बनेंगे। रूम्स बढ़ गए हैं तो जाहिर है ज़्यादा दिन में बनेंगे। अब आप इसको भूल जाओ ना, लेबरर को 5 रूम बनाने थे 18 दिन में बन रहे थे। अगर रूम बनाने हों 10, यानी कि ज़्यादा बनाने हो तो कितने दिन लगेंगे, ज़्यादा ही दिन लगेंगे। यानी कि रूम्स के बढ़ने से डेज़ भी बढ़ गए, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन। एंड डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर आता है, तो इसका एरो आ जाएगा नीचे से ऊपर। यहाँ पर हमने लगा ली है एरो। अब इन एरो के हिसाब से वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे एंड बाकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर राइट साइड पे लिखेंगे। तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है x/18, तो नीचे से एरो स्टार्ट हो रहा है ना ऊपर तक, तो x/18 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ये है 25 से स्टार्ट हो रहा है बाई 10, तो 25/10 मल्टीप्लाई, और ये स्टार्ट हो रहा है 10 से, 10/5। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब देखिए 10 10 से कैंसिल हो रहा है, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये कैंसिल कर लिया। 18 को दूसरी साइड पे ले आके मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया है, 25। यहाँ पर 1 बच गया था, यहाँ पर भी 1 बच गया था, नीचे यहाँ 5 एंड 18 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं वैसे भी 1 ही हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, इनको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये सारी ही वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये 1 ही हो गई। एंड 5 के नीचे 1 है, यानी कि 5 भी खत्म हो गया। 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही होता है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर हमारे पास बच गया था 18, यानी कि 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 आ गया एंड ये 18 एज इट इज़। 5 को 18 से अब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि 90 डेज़ में रूम्स कंस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है, अगर 10 लेबरर्स हों, 10 रूम्स बनानी हो तो कितने दिन लगेंगे, 90 डेज़ लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है 90। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। अ फैक्ट्री मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक फैक्ट्री है, वो प्राइस मार्क कर रही है किसी भी आर्टिकल पे 25% अबव, यानी कि 25% एक्स्ट्रा प्राइस जो है वो मार्क कर रही है एक्चुअल प्राइस से। जो एक्चुअल प्राइस है ना उससे 25% ज़्यादा बढ़ा के लगा रही है। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5000। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्चुअल जो प्राइस है वो 5000 है और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 4500 है, ठीक है, यानी कि 4500 है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट गिवन टू द कस्टमर। तुमने क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, डिस्काउंट नहीं फाइंड करना, परसेंटेज फाइंड करनी है जो कि कस्टमर को दी जा रही है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5000 है तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखें कि फैक्ट्री जो मार्क कर रही है वो 25% एक्स्ट्रा करके बता रही है लोगों को,
और उस पर वो कितना डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट यानी कि सेल कितने पे कर रही है, 4500 पे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल्स इन चीज़ों की समझ में आ जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन को देख लें। जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप इस तरह से लिख लें। कॉस्ट प्राइस गिवन है 5000, यानी कि किसी भी आइटम की कॉस्ट प्राइस फैक्ट्री की तरफ से 5000 गिवन थे। सेलिंग प्राइस उसके 4500 है। अब वो हर यानी कि जो आइटम सेल कर रही है उस पर प्राइस कितने मार्क करके बता रही है। यानी कि हम किसी भी शॉप पे, किसी दुकान पे कहीं जाते हैं तो चीज़ों पे कुछ टैग लगे होते हैं, मार्क किए होते हैं प्राइस। ठीक है, तो असल अमाउंट से ज़्यादा ही लिखे हुए होते हैं। हमने ये खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है कि जी हम गए हैं और हमें 2500 का टैग लगा हुआ था, दुकानदार ने जी हमें 2000 की चीज़ दे दी है। तो उन्होंने एक्चुअली ज़्यादा ही लगा के टैग लगाया होता ज़्यादा, यानी मार्क ही उन्होंने एक्चुअली ज़्यादा किए होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें बताई गई है कि मार्क कितना किया गया, मार्क प्राइस 25% एक्स्ट्रा मार्क किए गए हैं कॉस्ट प्राइस से। यानी कि 5000 तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 25% जब एक्स्ट्रा उस पर लगाएंगे तो मार्क प्राइस हम देख लेते हैं कितनी बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% के हिसाब से मार्क प्राइस फाइंड कर लेंगे। देखिए प्राइस जब हम मार्क करेंगे एक्स्ट्रा 25%, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना, एक्स्ट्रा हम मार्क कर रहे हैं। तो जब भी हमें चीज़ों में प्रॉफिट होगा तो हमने क्या करना है, ये जो परसेंटेज गिवन है उसमें 100 को ऐड कर लेना है, और अगर हमें लॉस हो रहा होता है हमने 100 माइनस करना होता है। ये चीज़ आप ख्याल करेंगे। तो जो 25% थी इसमें जब हम 100 ऐड करेंगे तो ये 25% 125% हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 125% ऑफ 5000, यानी कि 5000 तो ओरिजिनल प्राइस है, उस पर 125% मार्क किया गया। यानी कि 25% के हिसाब से हमने इसको 125 किया, क्योंकि उस प्रॉफिट के हिसाब से ही, यानी कि उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको 125 बना दिया। तो 125 ऑफ 5000, ऑफ का मतलब होता है आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 125% को परसेंट को जब आप ख़त्म करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। यहाँ पर आप ये देख लें, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो रही हैं, तो आपने क्या किया, इन 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर दिया। यहाँ आपके पास ऊपर बच गया 125 एंड 50। तो 125 जब इस 50 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 6250 आ जाएगा। तो यानी कि जो आइटम पे जो प्राइस जो मार्क किए गए हैं, यानी कि जो टैग लगा गया है वो 6250 का लगाया गया है। 5000 तो उसकी प्राइस है, ठीक है, फैक्ट्री की तरफ से हैं, लेकिन जो दुकानदार प्राइस लगा रहे हैं बढ़ा के, वो जी 6250 लगा रही हैं, यानी कि 6250 लगा रहे हैं। तो जब वो डिस्काउंट दे रहे हैं, कि डिस्काउंट देने के बाद वो कह रही हैं कि जो भी प्राइस हमने लगाई हुई है वो तो हमने फाइंड कर ली कि कितना उन्होंने टैग लगाया हुआ है, कितना उन्होंने मार्क किया हुआ है चीज़ पे, आइटम पे, तो वो तो 6250 है। लेकिन बाद में वो सेल कितने पे कर रहे हैं, 4500 पे। यानी कि कस्टमर्स को जब वो डिस्काउंट देते हैं, जी ये तो 6250 की है, हम आपको डिस्काउंट के साथ ये 4500 की दे देंगे। तो देख लेते हैं कि जब 6200 में से जब 4500 की जब किसी कस्टमर को देंगे तो डिस्काउंट कितना आएगा, 6250 में से इस 4500 को माइनस करेंगे तो 1750 आ जाएगी। यानी कि 1750 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला कस्टमर को, जिस कस्टमर ने उस चीज़ को बाय किया। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 1750। तो ये तो हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया है, बट हमें बताया गया है कि हमने फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट यानी कि जो डिस्काउंट हमने फाइंड कर दिया है इसको हमने परसेंटेज पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। ये जो हमने डिस्काउंट निकाला है उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से। याद रखिएगा, जब भी किसी वैल्यू की हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो उसको ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड करना होता है एंड मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट निकाला था 1750 का, और जो मार्क प्राइस थे वो 6250 थे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। 0 से आप 0 को कैंसिल कर दें, 175 बाई 625 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब देखें ये 25 की टेबल पर वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। 25 7 ज़ार 175। अब ये काफ़ी बड़ा सा टेबल है, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकती हैं या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 5 पे काटने बैठे तो काफ़ी लंबा सा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली 25 पे कैंसिल कर देंगे। 25 7 ज़ार 175 एंड 25 2 ज़ार 50। बाकी यहाँ पर कितना बच गया, 12 बच गया। ठीक है, 12 यहाँ कैरी चला गया, तो ये 125 बन गया, और 25 5 ज़ार 125 हो जाता है। तो यहाँ ऊपर हमारे पास 7 आ गया एंड नीचे हमारे पास 25 आ गया।
25 के टेबल से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 7 एंड नीचे 25 आ जाएगा। एंड ये वाला मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़ लिख दिया अभी हमने। अब हम क्या करेंगे, इस 25 को इस 100 से कैंसिल करेंगे। अगेन 25 के टेबल पे ही कैंसिल कर देंगे। 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे 1 रह गया था तो वो हमने नहीं लिखा एंड ऊपर हमारे पास क्या आ गया था 4, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ गया। 7 4 ज़ा 28। तो डिस्काउंट कितने परसेंट मिला, 28% मिला। ठीक है, यानी कि हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी थी और वो हमारे पास आ गई है 28%। ठीक है, तो ये हमारे पास 28% इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें। सईद इन्वेस्ट कर रहा है रुपीज़ 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है एट, अब यहाँ पर रेट गिवन है। ये जो आपको वैल्यू गिवन है ये अमाउंट है, इसको आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हो। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है, यानी कि शुरू में जो आप स्टार्ट में जो अमाउंट लगाते हो वो 12,000 है। रेट कितना है 8 × 1/2, यानी कि 8.5% रेट गिवन है। हाउ मच वुड द अमाउंट, कितनी अमाउंट हो जाएगी आफ्टर 2 years एंड 6 month, यानी कि 2 साल और 6 महीने में। 2 साल और 6 महीने का मतलब होता है 2.5 साल। 2.5 सालों में कितनी अमाउंट हो जाएगी। टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2.5 years। 2.5 years कह सकते हो या आप 2.5 साल भी बोल सकते हो। तो 2 years एंड 6 month का मतलब है, यानी कि 2 साल आगे 6 महीने और मिला दोगे तो 2.5 साल हो जाएगा। 2.5 साल हो जाएगा। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप पहले एक्सरसाइज में भी कर चुके हो। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। आई का मतलब आपके पास प्रॉफिट होता है, या आप आई को मार्कअप भी कहते हो या इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट भी कहते हो। तो ये यहाँ पर भी आपने वही आई फाइंड करना है। आई इंटरेस्ट फाइंड करना है। इस आई को आप मार्कअप भी कहते हो, इस आई को आप प्रॉफिट भी कहते हो। तो ये आपने फाइंड करना है। पी भी आपको गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट। आर भी आपको गिवन है, रेट परसेंटेज में होता है ना आर भी गिवन है एंड टाइम टी भी गिवन है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन को देख लें। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी गिवन है 12,000। प्रॉफिट का जो रेट है वो गिवन है 8 × 1/2%। टाइम पीरियड है 2 years 6 month। 2 years एंड 6 month को आप डायरेक्टली 2 years 6 month 2.5 years भी लिखते हैं या भी एज इट इज़ रहने दें। आपने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है। उसको आप मार्कअप भी कह सकते हो। यहाँ पर बेसिकली हम लिख लेते हैं इसको प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। मार्कअप का आप नाम ना दो। इस आई के 2-3 नाम हैं। आई बेसिकली इंटरेस्ट से निकला है, आई फॉर इंटरेस्ट। जैसे पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर फॉर रेट, ठीक है, टी फॉर टाइम पीरियड। इस तरह आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब सूद या प्रॉफिट या मार्कअप। तो आपने आई को इन तीनों कैटेगरी में याद रखना है कि आई क्या होता है। वही आप आई वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जो आप पहले एक्सरसाइज में यूज़ करते आए हो कि आपने इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज को पीछे पहले कवर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप सबसे पहले इससे रिलेटेड वीडियो देख लें। आप हमने वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल से पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो फार्मूला लगा लेंगे। आई यानी कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आई का मतलब प्रॉफिट भी होता है, आई का मतलब इंटरेस्ट भी होता है, आई का मतलब मार्कअप भी होता है। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू लिख लें 12,000, रेट की वैल्यू लिख लें 8 × 1/2% एंड टाइम लिख लें 2.5 years। टाइम हमेशा ईयर्स में गिवन होता है। हमने 2 years एंड 6 month को कन्वर्ट करके 2.5 years लिख दिया है, यानी कि 2.5 साल। तो अब हम क्या करेंगे, देखें 2 8 ज़ार 16 + 1 17। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि 2 8 ज़ार 16 + 1 17/2 आ जाएगा। एंड इस जब हम इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ भाई ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई। अब इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे एक वैल्यू थी तो एक 0 आ गया। यहाँ पर आपके पास डेसिमल भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आपने वैल्यूज़ को कर लिया है सिंप्लीफाई। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। यहाँ पर आपके पास ये 2 0 से ये 2 zeros कैंसिल हो रहे हैं, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली 12 बच रहा है, नीचे आपके पास ये 2 ही बच गया है, ऊपर 25 एंड 17 एज इट इज़ आ गए। अब यहाँ पर अगेन आप 2 1 2 2 6 12, इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर दें। अब आपके पास ऊपर 6 17 एंड 25 बच गया। 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 17 ज़ार 102 102 मल्टीप्लाई 25 एज इट इज़। अब 102 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, आपके पास 2550 यानी कि 2550 आ जाएगा। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 2550 है। बट हमने क्या करना था, प्रॉफिट नहीं फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था अमाउंट।
टोटल अमाउंट कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को मिला के और जो प्रॉफिट हुआ था उसको मिला के कितनी अमाउंट बन रही थी साल के आखिर में, वो हमने फाइंड करनी है। यानी कि टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए वो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 12,000 उसमें हमने ऐड कर देना है जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमें प्रॉफिट जो हमने निकाला था 2550 वो हमने ऐड कर देना है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 14,550, यानी कि साल के आखिर में प्रिंसिपल अमाउंट तो आएगी प्लस प्रॉफिट के साथ वो कितनी बन गई 14,550। तो ये आपका आंसर है। ओके जी, तो आज हमने किया है रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।